हाँ, क्लियर है, ठीक है। ताकि आप जब अब नेक्स्ट टाइम करने तो करना क्या है वो, तो इंडिको फूड अंदर जाना, एंट्री कर, माउथ हमें पता है माउथ के अंदर जाता है। डाइजेशन का मतलब है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है एक तरीके से, जिसका ब्रेकडाउन जरूरी है, यानी उसका तोड़ना फोड़ना उसका जरूरी है, फिर उसको डाइजेशन में हम रखेंगे। देन होगा एब्जॉर्प्शन, जिसका मतलब होता है मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी कि हमारे फूड का मूवमेंट स्टार्ट होगा अब यहाँ पर, यानी कि कोई तो है जो हमारे फूड को लेकर जाएगा पूरी बॉडी, ठीक है। एंड देन आता है एसिमिलेशन, जिसका मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि अब हमारे बॉडी में, पूरी बॉडी में वो खाना जा चुका है, यानी सेल के अंदर चला गया है उसका। एंड अब यूटिलाइजेशन, यानी कि उसको वो यूटिलाइज करेंगी सेल्स, यानी उसको लेंगी, एंड देन वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ ना कुछ वेस्ट को यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगी। सो इजेशन का लास्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। ओके, सो मंजीत बोल रहा है सीन पे कुछ नहीं अगेन। अभी भी प्रॉब्लम है वॉइस की, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मेरी। सर आ गया, एंड नो सर, ओके, यानी कि आ रही है, सही है, थैंक यू। सो देखो ये है हम इन ह्यूमन बीइंग, आप जूम कर लेना, किसी का थोड़ा छोटा दिख रहा है तो जूम कर लेना स्क्रीन को। सो ये स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं। किस तरीके से फूड कहाँ पर जाएगा सबसे पहले, तो अगर जब हम खाना, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, माउथ के अंदर, ठीक है। माउथ के अंदर जब खाना जाएगा तो अब क्या होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, टीथ होते हैं, क्योंकि वहां पर टोंग होती है। सो वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो टीथ क्या करेंगे, जब आप च्युइंग करेंगे तो वो ग्राइंडिंग हो जाएगी फूड की, मिक्सिंग होगी, जैसे मिक्सी होती है ना आपके घर में जूस बनाने वाली, सेम ऐसे ही टीथ यहाँ पर ये काम करेंगे। और यहाँ पर टोंग भी इस चीज में हेल्प करेगी। टोंग के यहाँ पे फंक्शन भी लिखे हैं, रोलिंग ऑफ फूड, रोल करना उसको, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट भी करके बताती है कैसा है वो, आपको पता है टेस्ट करना, कौन करवाता है हमें खाना। स्वेलोइंग, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, ये भी हमें पता है कि किस तरीके से हम उसको निगलते हैं, फूड को स्वेलोइंग करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ वो फूड जाता है। क्लियर है। सर आवाज सही नहीं आ रही है। देखो ज्यादातर को तो आई थिंक आ रही है, तो हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, है ना, क्योंकि वॉइस तो आ रही है सभी को मेरी, तो हो सकता है आपका नेटवर्क इश्यूज हो वहां पर। सो टोंग का हमें पता चल गया क्या करने वाला है, टीथ हमें पता है क्या करते हैं, ठीक है। टीथ का मतलब आपको पता है कि टीयरिंग करते हैं, फूड को काटना फेंटना, उसका सारा काम ये टीथ कर लेंगे, ठीक है। माउथ ने उसको इनटेक किया था। अब ये काम होने के बाद क्या होगा हमें पता है, वहां पर होती हैं ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, आपने सुना है सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। एज अ नेम सजेस्ट कि सैलिवरी, यानी कि ये उस टाइप की ग्लैंड्स होती है माउथ के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो सलाइवा यानी कि एक लिक्विड प्रेजेंट, एक लिक्विड होता है या जिसको हम केमिकल भी बोल सकते हैं, वो सेक्रीट करती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सो सैलिवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रही है, केमिकल जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, ठीक है। अब वो जो सलाइवा है जो म्यूकस जैसा होता है, ठीक है, एक लिक्विड, डार्क लिक्विड जिसको हम म्यूकस बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो सलाइवा है उसके अंदर होता है केमिकल, एक केमिकल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एंजाइम होते हैं जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज, प्लस म्यूकस यहाँ पर भी लिखा है, यानी कि वो जो सलाइवा है प्लस म्यूकस से मिलकर बना है हमारा वो पूरा सलाइवा, जो सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि माउथ के अंदर ही अभी हम हैं, तो यहीं पर डाइजेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर पेपर में पूछा जाए कि हमारा जो प्रोसेस होती है डाइजेशन की, तो बिगिंस कहाँ से होती है, बिगिन का मतलब शुरुआत कहाँ से होती है डाइजेशन की, डाइजेशन का मतलब क्या, टूटना फूटना खाने का, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलर फूड में तोड़ना, तो वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, यानी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, टाइलिन भी इसको बोलते हैं, वेरी गुड। सेलिवरी एमाइलिस तो है ही, हाँ टाइलिन भी बोलते हैं, कहीं कहीं बुक में टाइलिन भी यहाँ पर लिखा होता है। सो सेलिवरी यहाँ पर हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, माउथ में ही स्टार्ट हो चुका है। लेकिन क्योंकि हम जो फूड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड,
फूड के अंदर 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे न्यूट्रिएंट जो मैक्रो अमाउंट में हो, जो लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, जो बड़ी क्वांटिटी में होते हैं, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा एक तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसके अंदर 3 पार्ट हम यहाँ पर लेके चलेंगे, एक प्रोटीन, एक फैट्स और तीसरा होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट। 3 यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट है यहाँ फिलहाल हमारे जो मेजर में आते हैं, जो लार्ज में आते हैं बड़ी क्वांटिटी में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। तो इन तीनों का ही हमें डाइजेशन करवाना है, क्योंकि हमारी बॉडी की सेल को खाना चाहिए। एनर्जी कब मिलेगी? जब उनको खाना मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एनर्जी, क्योंकि हमारी सेल डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े मॉलिक्यूल है, प्रोटीन के जो बड़े मॉलिक्यूल है और फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल है, वो सेल नहीं ले सकती। सेल तो तभी लेगी जब उनके पास सिंपलर प्रोडक्ट पहुंच जाए, उनके पास सिंपल से सिंपल फॉर्म जाए खाने की, तब वो उसको यूटिलाइज करेंगे। वो डायरेक्ट प्रोटीन बड़ा वाला मॉलिक्यूल नहीं ले सकते, वो उसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाएंगे। तो प्रोटीन, याद रखिए हमेशा, प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सबसे छोटे वो होते हैं, कोई बताएगा मुझे कि प्रोटीन की सबसे स्मॉलर फॉर्म क्या होगी? इन चैट बॉक्स की प्रोटीन की ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की भी फॉर्म होती है, तो सबसे पहले मुझे प्रोटीन की कोई बताएगा? एनीवन हु कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि प्रोटीन की सिंपलर फॉर्म क्या होती है जिसको सेल यूटिलाइज करती है डायरेक्ट? अमीनो एसिड, प्रसिद्ध खन्ना, वेरी गुड, अमीनो एसिड है ना। सो प्रोटीन से हमें क्या करना है? खाना प्रोटीन था उसके अंदर, लेकिन उसके बनाने हैं हमें अमीनो एसिड्स, छोटी छोटी यूनिट्स बनानी है, तब हमारी सेल उसको लेगी। ठीक है, तो अब इस पूरी प्रोसेस के पीछे हमें यही डिस्कस करना है कि डाइजेशन होगा, देन वहां पर कौन कौन से एंजाइम है जो प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड बना कर देंगे। ऐसे ही है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हम डायरेक्टली नहीं ले सकती हमारी बॉडी की सेल, उसका भी तोड़ना फोड़ना जरूरी है, एक सिंपलर फॉर्म बनाना जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट की क्या होगी, कोई बताएगा? सिंपलर फॉर्म, वेरी गुड, ग्लूकोज। ठीक है, हमारी बॉडी की सेल जो होती है, शुगर जो होती है, शुगर जो यूज करेंगे बॉडी की सेल, वो ये जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, उसको चाहिए ग्लूकोज। जबकि हमने खाने में लिया है डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट की बड़ी यूनिट्स, तो वो हमारा ग्लूकोज बनेगा। ऐसे ही है, लास्ट आता है हमारा फैट्स। सो ऐसे ही फैट्स की क्या होगी? स्मॉलर यूनिट्स। खाने के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल है फैट्स के, लेकिन उनको छोटा बनाना है, सिंपलर बनाना है, ताकि हमारी सेल उनको ले ले। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, दैट्स गुड, क्योंकि पेपर में पूछा भी जाता है कि सिंपलर फॉर्म क्या होती है प्रोटीन की, ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स की भी। सो ये हमें करवाना है अपनी बॉडी के अंदर। तो यहाँ ये चीजें सारा कौन करने वाला है वो हमें जाननी है पूरे इस जो हायरार्की हमने बनाई चैप्टर की, जो दिख रहे हैं यहाँ पर इस जगह। चलिए, सो हमें पता चल गया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स की सिंपलर फॉर्म्स क्या हैं जो यूटिलाइज हमारी बॉडी कर ले। ठीक, चलिए, तो सैलिवरी ग्लैंड्स ने यहाँ पर एक प्रोडक्ट रिलीज किया, एक सेक्रीट किया, जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा के अंदर होता है सैलिवरी एमाइलेज, विच इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। और याद रखना आप हमेशा, जितने भी एंजाइम होते हैं बॉडी के अंदर, जितने भी एंजाइम हो, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की, हमेशा वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, याद रखना आप ये। ठीक है, ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, जितने भी एंजाइम वो प्रोटीन के बने हैं। सो ये एंजाइम जो है वो करेगा क्या? माउथ के अंदर खाना गया, ठीक है, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट भी है, वहां पर प्रोटीन भी है उस खाने के अंदर, और फैट्स भी हैं। लेकिन हम माउथ के अंदर सिर्फ किस चीज को देखने वाले हैं डाइजेस्ट होते हुए? यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का कुछ पार्ट यहाँ पर क्या होगा, जो सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च के ऊपर काम करेगा, सैलिवरी एमाइलेज जो कि सलाइवा के अंदर था, और उससे बनाएगा सिंपलर शुगर। सिंपलर का मतलब आप समझते हैं, बहुत ही अच्छी फॉर्म बन जाए, ताकि हमारी बॉडी उसको यूज करने लायक हो जाए। तो स्टार, अब सोच रहे होंगे आप कि स्टार्च कहाँ से आया? सो स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च जो होता है वो शुगर की, सिंपलर शुगर की एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, यानी हार्ड फॉर्म होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। जैसे प्लांट में पढ़ा था कि प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं, जब वो इकट्ठे होते रहते हैं तो स्टार्च बना लेते हैं। ऐसे ही हमारे खाना है, फूड के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट की एक लार्ज यूनिट है, एक कॉम्प्लेक्स यूनिट है, जिससे हम बना रहे हैं सिंपलर शुगर। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है स्टार्च, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस वन। स्टार्च से शुगर बन रही है, सिंपलर शुगर, क्लियर। और किसकी वजह से स्टार्च से शुगर किससे बना, किसने बनवाया ये? सेलिवरी एमाइलेज ने। ये सेलिवरी एमाइलेज कहाँ था? सेलिवरी ग्लैंड से जो प्रोड्यूस हुआ था सलाइवा, उसके अंदर। ठीक है, जो हम स्पिटिंग करते हैं, हम थूकते हैं ना, तो उसके अंदर भी सेलिवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है। और ये भी बता देता हूँ मैं आपको शॉर्ट में कि सेलिवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे माउथ के अंदर 3 होती हैं।
टोटल जो ग्लैंड्स होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स हमारी 3 होती हैं, तीनों का यही काम है कि वो सलाइवा ही निकालती हैं। एक होती है कान के थोड़े ऊपर की साइड, ठीक है, सॉरी कान के थोड़ा नीचे की साइड, एक होती है हमारे टोंग के बिल्कुल नीचे की साइड, एक होती है हमारे जॉ जो होता है, जबड़ा जो होता है ना जॉ, वो उसकी साइड होती है। तो 3 तरह की हमारी ग्लैंड्स हैं सैलिवरी, तीनों का काम एक ही है, सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और सलाइवा आप जानते हैं हमारे खाने को चिकना बनाता है, स्लिपरी बनाता है, उसकी बॉल्स बनाने में हेल्प करता है, छोटी छोटी बॉल बन जाती हैं। देखो आप बाइट लेते हैं बड़ा, लेकिन माउथ में कटने के बाद तो कैसा हो जाता है वो, विद द हेल्प ऑफ टोंग और टीथ वो चिकना सा होने लगता है। तो चिकना वो क्यों हुआ, स्लिपरी क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर सलाइवा है, ताकि हमारा खाना चिकना हो जाए, स्लिपरी हो जाए, ताकि वो इजीली अंदर की तरफ हमारे अंदर की तरफ चला जाए। ठीक है, और आप जानते हैं वो कहाँ जाएगा उसके बाद, अभी नीचे आने वाला ईसोफेगस में जाएगा खाना बाद में। सो स्टार्च ने शुगर बना दिया विद द हेल्प ऑफ सेलिवरी एमाइलेज। ठीक है, सो इसका एक टेस्ट भी होता है स्टार्च का, कि कैसे पता करें कि हमारे खाने के अंदर इस टाइम स्टार्च है या शुगर है। तो इसके लिए एक टेस्ट भी होता है जो कि होता है आयोडीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट। तो वो हमें बता देता है कि हमारे खाने में इस टाइम क्या या जैसे हमारा आटा होता है, हम आटा लेते हैं तो उसके अंदर भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि स्टार्च इसके अंदर है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कैसे पता करेंगे, अगर उसके अंदर स्टार्च होता है, ठीक है, अगर खाने के अंदर स्टार्च होता है तो एक आयोडीन, एक केमिकल सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम उस के अंदर अगर हम स्टार्च जो पाउडर हमने लिया है, जो आटा हमने लिया है, उसके अंदर अगर मिला दें तो उसका कलर हो जाता है ब्लू। तो वो ब्लू तब तक होता रहेगा जब तक वो स्टार्च ही रहेगा। जैसे जैसे उसका जो स्टार्च है, सिंपलर शुगर बना दे, वो सिंपलर शुगर अगर बन जाए, यानी कि उसमें स्टार्च नहीं रहा, सिंपलर शुगर बन गई, तो आयोडीन का कलर जैसा था वैसा ही रहेगा, स्लाइटली येलो ही रहता है। नॉर्मली आयोडीन स्लाइटली येलो सा दिखता है। ठीक है, जब स्टार्च होता है तो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक। लेकिन अगर स्टार्च नहीं है तो उसका कलर वैसा ही रहेगा जैसा था, यानी येलो का तरीके से ही रहेगा। तो ये सिंपल से एक टेस्ट होता है जो कि हम बायोलैब में कर लेते हैं। सो सेलिवरी एमाइलेज हमें पता चल गया, शुगर हमें पता। अच्छा हाँ, एक चीज और बता देता हूँ कि जो शुगर है यहाँ पर, ये जो हमने लिखा ना शुगर, सिंपलर शुगर, ये सिंपलर शुगर का नाम क्या है, कि ये होती है हमारी माल्टोज। सिंपलर शुगर का मतलब कौन सी शुगर है, क्योंकि नाम भी पता होना चाहिए हमें, तो वो होती है, हम लिख सकते हैं MALTOSE, माल्टोज। ये जो सिंपलर शुगर स्टार्च से बनी है सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से, इसको हम बोलते हैं माल्टोज। ठीक, सो ये काम हो चुका है हमारा माउथ के अंदर। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा। फिलहाल हमें ये पता होना चाहिए कि माउथ के अंदर क्या हुआ है। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, माउथ से, इन द माउथ। वेयर डज डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस, तो आंसर लिख देंगे आप माउथ। क्लियर है इतना अभी तक का, प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स, ये क्लियर है अभी तक। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए, अब हमारा खाना के बॉल्स बन चुकी हैं, छोटी छोटी, क्या बन चुकी है, छोटी छोटी बॉल्स बन चुकी हैं। अब आपको पता है कि बॉल हमारे लिए, जो बॉल का मतलब यहाँ पर साइंटिफिक हम उसको बॉल नहीं बोलते, हम बोलते हैं बोलस, BOLUS, बोलस। ठीक है, सो जो बॉलस बनी है, यानी छोटे छोटे खाने की बॉल बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स से स्मॉलर थोड़ा फूड हमारा हो गया है। तो अब ये कहाँ जाएगा, अब जाएगा ये हमारे माउथ से जो अटैच्ड है एक पाइप, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ईसोफेगस। ठीक है, अब ये खाना जाने वाला है वहां पर, इसीलिए तो ये चिकना बनाया गया, ताकि वो जो पाइप है हमारा, सॉरी फूड पाइप, उसके अंदर खाना इजीली हमारा नीचे की तरफ चला जाए। और ईसोफेगस के बाद कहाँ जाएगा, लिखा हुआ यहाँ पर थर्ड पॉइंट, स्टमक के अंदर। माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन सारा काम खत्म, फिर हमारा फेस का काम स्टार्ट हो जाता है। तो ईसोफेगस में खाना जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन है, मैं कर रहा हूँ अंडरलाइन, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, ज्यादा हो गया है। ठीक है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, यानी यहाँ पर एक बायोलॉजिकल मूवमेंट यूज होता है जिसकी हेल्प से खाना माउथ से स्टमक में आता है। हाँ, वेरी गुड अदीबा। हमारा जो खाना स्टमक में, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ, यानी माउथ से खाना आया टू द स्टमक, क्योंकि बाद में स्टमक में भी जाएगा, तो इस पूरे मूवमेंट को हम बोलते हैं
पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये जो मूवमेंट है किसकी वजह से हो रहा है? मसल्स की वजह से, क्योंकि वहां पर मसल यूज हो रही है। और हमेशा मसल्स का एक ही काम होता है, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनके अंदर रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का मतलब सिंपल है, किसी चीज का बड़ा होना छोटा होना, बड़ा होना छोटा होना, आप जानते हैं, ठीक है। जैसे बलून ले, बलून को दबाएं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो यानी सिकुड़ता भी है, और जब छोड़ते हैं तो रिलैक्स भी होता है। तो ऐसे हमारी मसल्स भी करती हैं बॉडी की। तो ये जो मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, जिसकी वजह से हमारा खाना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, माउथ से स्टमक की तरफ जाएगा, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ ईसोफेगस, इस मूवमेंट को हम बोल रहे हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो देखो ईसोफेगस के अंदर बाकी कुछ नहीं हो रहा है, हमारा खाना सिर्फ ऊपर से नीचे लेकर जा रहा है। ये ईसोफेगस को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी हम बोल देते हैं। तो अगर कभी कभी फूड पाइप लिखा है तो आप जान लेना, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। ये है हमारा फूड पाइप। दो ही पाइप होते हैं, फूड पाइप, विंड पाइप। विंड आप जानते हैं, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ओके, सो अब चलते हैं, हमारा खाना कहाँ चला गया? स्टमक के पास। तो अब वहां पर क्या होगा? तो वहां पर भी एक पूरा सेकंड दोबारा खोलने पड़ेगा, क्योंकि स्टमक हमारा ऊपर रह गया है। खाना हमारे स्टमक में चला गया है। तो स्टमक में क्या क्या होने वाला है? वहां पर स्टमक से प्रोड्यूस होगा लिक्विड गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि स्टमक के अंदर होती हैं ग्लैंड्स, ठीक है। स्टमक के अंदर क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रीट करती हैं क्या? एक जूस, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। याद रखना, स्टमक के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। वो प्रोड्यूस करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस है, याद रखना खाना हमारा कहाँ आ चुका है? स्टमक के अंदर। तो अब स्टमक के अंदर भी डाइजेशन होगा। पहला डाइजेशन माउथ में, सेकंड अब होगा स्टमक के अंदर, एंड थर्ड वन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड फिनिश फिर कहीं नहीं होने वाला। तीन जगह होता है। गैस्ट्रिक जूस क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस एक जूस है, आप जानते हैं जूस क्या होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर देखो तीन चीजें प्रेजेंट है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन, HCl, म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस इन तीनों चीजों से मिलकर बना है, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया एक जूस जिसके अंदर तीन चीजें हैं, पेप्सिन है, HCl है, म्यूकस है। HCl आप सब ने सुना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। म्यूकस भी सब जानते हैं, लिक्विड होता है, डार्क लिक्विड एक। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन के लिए, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम है। आप ये याद रखना, पेप्सिन एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेक्स मीडियम एसिडिक, ठीक। और तीसरा है हमारा म्यूकस। तो ये करते क्या होंगे यहाँ पर? कुछ तो यहाँ करने वाले हैं ये। पेप्सिन क्या करेगा यहाँ पर? एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, ठीक। इसके पास ये एक एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन का, प्रोटीन से बनाएगा पेप्टोन्स, ठीक है। यहाँ पर यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीन का कुछ अमाउंट यहाँ पर पेप्सिन डाइजेस्ट करेगा, ठीक। फिर क्या होगा? चलो ये तो पेप्सिन ने काम कर दिया। ये क्या लिखा है बस सर? प्रोरेनिन होता ही है ना? है ही नहीं, क्या लिखा है? होता है, हाँ नहीं। देखो प्रो रेनिन की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। रेनिन जो एंजाइम है वो बेबीज के अंदर होता है, तो बेबी के अंदर थोड़ा सा अलग चीज होती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ वो मिल्क को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक। तो वहां पर अलग है। यहाँ पर हम सिर्फ इन तीन चीजों की बात करेंगे जो आपके कोर्स में है, वो तीन यही है, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। तो पेप्सिन यहाँ पर क्या कर रहा है? एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्टोन्स बना रहा है। HCl क्या है? HCl आप सब जानते हैं, केमिकल है जो कि एसिड है, जो कि हमारे जो स्टमक के जो पूरा एरिया है स्टमक के अंदर उसको एसिडिक मीडियम बनाता है, ठीक। और म्यूकस होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस है यहाँ पर, ठीक। तो वो जो इनर लाइनिंग होती है, जैसे कि देखो मैं बना के दिखाता हूँ, मान लीजिए ये है हमारा स्टमक। स्टमक की ये अंदर की लाइनिंग है, इनर साइड है, ठीक। अगर मान लीजिए म्यूकस ना हो तो एसिड इतना हार्ड, एसिड जो है ये 2.5 इसकी पीएच होगी, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए, तो उसको हार्म कर सकता है। तो इसलिए इसलिए क्या होगा कि जो म्यूकस है
म्यूकस यहाँ पर रहता है, देखो मैं बता दूसरे कलर से दिखाता हूँ। जो म्यूकस है वो इनर लाइनिंग, ये जो है यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, ठीक। यहाँ होगा, ये जो हमने बनाया है, इसके अंदर होगा हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। तो इससे अगर मान लीजिए म्यूकस ना होता तो ये तो डायरेक्ट हमारे स्टमक को डैमेज कर देता, उसकी इनर लाइनिंग को डैमेज कर देता। तो HCl से बचाने के लिए अपने स्टमक को वहां पर होता है म्यूकस। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पर म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं ताकि हमारा स्टमक हार्म ना हो, उसको नुकसान ना पहुंचे। क्लियर? म्यूकस, अरे अनुष्का साहब कह रही है म्यूकस मेम्ब्रेन है या कोई सेक्रेशन, सेक्रेशन ही है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का बोला तो है। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने म्यूकस को भी प्रोड्यूस किया है। म्यूकस क्या कर रहा है यहाँ पर, सब तीनों के तीनों कुछ ना कुछ करते हैं। तो म्यूकस ने क्या काम किया, स्टमक को बचा दिया है, किससे, HCl से। क्योंकि HCl की pH 2.5 के करीब है, 2.53 के करीब होती है, तो वो हमारे स्टमक को हार्म कर सकता है, जल जाएगा एक तरीके से हमारा, ठीक है। आपने सुना होगा कि हिंदी में कुछ घर के भी बोलते हैं कि एक ज्वलन अग्नि होती है हमारे पेट के अंदर जो खाने को डाइजेस्ट करती है, तो वो यही है जिसको हम ज्वलन अग्नि बोल रहे हैं। क्योंकि अग्नि खतरनाक भी हो सकती थी अगर म्यूकस ना होता। दूसरा, अब HCl की बात करें तो एक तो इसने एसिडिक मीडियम बनाया है वहां पर। दूसरा, ये क्या करेगा, इसके देखो पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक। HCl का सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि HCl क्या करता है स्टमक के अंदर। तो पहला फंक्शन आप मतलब दो तीन फंक्शन है इसके, एसिडिक मीडियम बनाता है। दूसरा आप लिखेंगे ये जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर उनको मारने का काम करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है HCl, ठीक। बाहर से कोई अगर बैक्टीरिया आ गया तो उसको किल कर देता है, ये मार देता है HCl, ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर, उसकी वजह से ये मार देता है उसको। लेकिन क्या इसके अलावा कोई इसका काम है, आपको पता है? क्या इसके अलावा कोई इसका फंक्शन है HCl का? कोई बताएगा? बैक्टीरिया को तो ये मारता ही है, खाने को डाइजेस्ट करने में तो हेल्प कर ही रहा है, एसिडिक बना रहा है मीडियम को, लेकिन इसके अलावा जो मेन पॉइंट है, किसने बताया? हाँ चलो ये तो ठीक है, सही है, pH स्केल है। थर्ड पॉइंट काफी मेन है, विच इज रिगार्डिंग टू पेप्सिन। पेप्सिन HCl में यहाँ पर कुछ होने वाला है, कुछ खेल है। प्रियांक राजपूत बोल रहे हैं वेरी गुड, हेल्प टू हेल्प एक्टिवेट पेप्सिन, वेरी गुड। क्योंकि देखो पेप्सिन का आपको मैंने काम बताया था कि ये क्या करता है, पेप्सिन, पेप्सिन करता है प्रोटीन के ऊपर काम, लेकिन पेप्सिन होता है इनएक्टिव, ठीक। पेप्सिन नहीं होता, पेप्सिन एक्टिव नहीं होता, यानी कि उसको एक्टिवेट करने के लिए, कि उसको जगाने के लिए कि भाई तुझे कुछ करना है, वो सो रहा है, उसको नहीं पता कुछ भी कि खाना अंदर भी आ चुका है, अब उसको जगाना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ पर HCl क्या काम करेगा, वहां पर जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन वाला जो एंजाइम है, ये होता है इनएक्टिव। और इस इनएक्टिव प्रोटीन एंजाइम का नाम होता है पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजन, ठीक है। ये होता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर, इससे बनेगा पेप्सिन। लेकिन कब बनेगा, जब HCl काम करेगा किसके ऊपर, पेप्सिनोजन के। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे ही HCl उसके ऊपर काम करेगा तो बन जाएगा पेप्सिन। इसलिए हम बोलते हैं कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है पेप्सिन, एक एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। इसको पहले एक्टिव करना होता है, HCl करेगा इसको एक्टिव। तो ये HCl का फंक्शन हो गया एक और हमारा, कि इट एक्टिवेट्स द पेप्सिन टू वर्क ऑन प्रोटीन्स, ठीक। HCl ने पेप्सिन को एक्टिवेट करा, अब पेप्सिन काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन के छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा, पेप्टोन्स बनाएगा, ठीक है। सो ये काम हो गया है हमारा स्टमक के अंदर, जिसमें किसने हेल्प करी, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ने। उन्होंने एक जूस प्रोड्यूस किया। तो पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि गैस्ट्रिक जूस क्या है और उसके अंदर कौन से या किस चीज से वो मिलकर बनाए गैस्ट्रिक जूस। तो आपको सिंपल सा है, इतना बता देना है कि ये चीजें होती हैं। वैसे ज्यादातर HCl का पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, एक नंबर में। चलिए, अब हमारा खाना कहाँ जाने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के अंदर हमारा पूरा काम हो चुका है। अभी याद रखना, अभी भी हमारा खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी हमारा खाना एक तरीके से पार्शियली डाइजेस्टेड है, ठीक। अभी तक हमारा खाना पार्शियली डाइजेस्टेड हुआ है, पूरा नहीं डाइजेस्ट हुआ। पूरा तो हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं पेपर के लिए कि बिगिन कहाँ से हुआ, माउथ से। पार्शियली डाइजेस्टेड कहाँ है, स्टमक के अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए कि वेयर डज कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड अकर,
कहाँ होता है पूरा डाइजेशन फूड का? सो आंसर इज, आई एम लुकिंग एट चैट बॉक्स, आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, वेदांत ने लिखा स्मॉल। क्या स्मॉल? हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। सो यहाँ पर होता है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो वहां पर क्या होने वाला है, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो पॉइंट लिखे हैं हमारे यहाँ पे कुछ एक बार दोबारा से मुझे पीडीएफ आगे खोलनी पड़ेगी। देखो ये पिक्चर को भी देख लेना, आपकी बुक में होंगी जिसपे एनसीईआरटी है, ये पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पर देखो ग्लैंड्स भी लिखी हैं, पैराटॉइड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये लिखा है ना। आप सोचोगे ये क्या चीजें हैं? मैंने आपको बताया था कि ग्लैंड्स के तीन तीन पार्ट होते हैं, मतलब तीन तरह की ग्लैंड्स होती हैं सैलिवरी। तो वो तीनों है यहाँ पर जो माउथ के अंदर है। बाकी आपको सब पता है फेरिक्स क्या है, ये मैं अभी बताऊंगा फेरिक्स क्या है। माउथ आप सब जानते हैं, टोंग है, ईसोफेगस है, लीवर भी हमारी हेल्प करने वाला है अभी खाने में, स्टमक हमारी हेल्प करेगा, गाल ब्लेडर आप सब जानते हैं स्टोर करता है लीवर का प्रोडक्शन। जो जो हमारे यहाँ यूज होंगे, स्प्लीन हमारा, सॉरी पेनक्रियाज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन होगा हमारा, ठीक। उसके भी फिर पार्ट आ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, इलियम। और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके भी हमारे पार्ट है यहाँ पर, असेंडिंग कोलोन और असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलोन। एंड लास्ट आ जाता है रेक्टम, और रेक्टम से बाहर जाता हुआ सीधा हमारा एनस। तो ये पूरी हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, यानी माउथ से लेकर एनस तक की जो हमारी ट्रेवलिंग थी, ठीक है, जो पूरा पाथवे था, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा खोलता हूँ, दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं। सॉरी, इंटेस्टिनल एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट ए है यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हम तीन पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है इंटेस्टिनल एंजाइम, ये क्या है? यहाँ पर लिखा है कन्वर्ट। इंटेस्टिनल एंजाइम, इंटेस्टिनल का मतलब इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट है एंजाइम, वो ये कन्वर्ट करते हैं। क्या करेंगे कन्वर्ट? हमें ये सिर्फ ये जानना है, कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज करेंगे? स्मॉलर फॉर्म ग्लूकोज। फैट्स हैं उसकी स्मॉलर फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये भी हमें पता है। एंड प्रोटीन की है अमीनो एसिड। यानी कि हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये तीनों चीजें ही बनानी है, ठीक। अभी तक हमारा थोड़ा थोड़ा डाइजेशन स्टार्ट हुआ था, वो भी कंप्लीट नहीं था, पेप्सिन ने किया था प्रोटीन का। माउथ के अंदर उसका हुआ था हमारा, ग्लूकोज का थोड़ा सा, स्टार्च से शुगर बने थे सिंपलर, वो भी माल्टोज बना था, जबकि बनाना क्या था हमें? ग्लूकोज। तो अभी तक तो माल्टोज ही था, ग्लूकोज तो अभी भी नहीं बना। तो वो सारी चीजें हमारी होने वाली हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये तीनों चीजों से ये चीजें बनानी है हमें, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। हाँ, ओपन कर लेता हूँ दोबारा से। पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है कि वापस जाकर नेक्स्ट पेज जब आता है, नहीं तो बीच में से कट जाता है थोड़ा पोर्शन। ये है हमारा स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में उन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि ये इन्होंने स्टेप्स में दिखा दिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो ये तो पहला तो हमने देख लिया है, दूसरा है हमारा विली, VILLI, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है वहां पर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उन पर हमारी जो कुछ फिंगर लाइक आप सब जानते हैं, छोटी छोटी उंगलियों की जैसे दिखने वाले, या हेयर लाइक भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हेयर लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं, जिनको हम बोलते हैं विली। तो ये करते क्या होंगे? तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, ठीक है। क्योंकि हमारा जो खाने का एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ होता है? अगर खाने का डाइजेशन है वो तो हमें पता चल गया है, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। पांच स्टेप थी ना हमारे, तो तीसरे पर हम पहुंचने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक। वेरी गुड। सो एब्जॉर्प्शन हमारा कौन करवाएगा? विली है हमारे पास, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी वजह से हमारा खाना ब्लड के अंदर जाएगा, ठीक। और ब्लड, आपको पता है ब्लड का तो काम यही है, सर्कुलेशन करवाना, इधर से उधर सभी चीजों का ट्रांसपोर्ट करना। तो ब्लड खाना लेकर चला जाएगा हमारे पूरी बॉडी में, और पूरी बॉडी का मतलब क्या है? पूरी बॉडी के टिश्यूज में। टिश्यूज किससे बने थे? सेल से बने थे, तो सेल में पहुंचा देता है वो। तो ये विली का काम क्या है? ये क्या करता है, हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हो गया है, पूरा खाना डाइजेस्ट हो चुका था, उसको क्योंकि एब्जॉर्ब करना है उनको ब्लड को, तो विली क्या करेंगे वहां पर? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। उस सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे, ताकि जल्दी से खाना एब्जॉर्ब हो जाए। अगर एक छोटा, मान लीजिए एक छोटा सा एरिया है, एक बड़ा एरिया है, अगर मैं इतने में पानी डालूं
और इतने में पानी फैला के डालूं तो ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब कौन सा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसका कम है तो ज्यादा देर में होगा। तो सेम ऐसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है। विली क्या करते हैं, विली सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, तो ये जो छोटी छोटी ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगी देखने को फिंगर लाइक ऐसे इस तरीके से, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब ये जल्दी से खाने को एब्जॉर्ब करा देंगे और इनसे सीधे सीधे अटैच होती है हमारी ब्लड की वेसल्स, ब्लड की ट्यूब्स, जिनके अंदर ब्लड जाता है ना, तो वो ट्यूब्स है वो इनसे सीधे अटैच होती हैं, वो खाने को फिर ले लेती हैं, देन पूरी बॉडी में खाना ट्रेवल कर जाता है, यानी पूरी सेल में हमारा पहुंच जाएगा। फिर स्टार्ट होगा एसिमिलेशन, फोर्थ स्टेप। तो ये सिंपल सी बात है, विली क्या करेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ भी लिया जाता है एक नंबर में कि विली का फंक्शन क्या है, तो आप लिख देंगे इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। किस चीज के लिए, क्यों करने के लिए, टू एब्जॉर्ब द फूड। ठीक, चलिए ये तो बी पॉइंट हो चुका है हमारा क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, फिर भाग गया नेक्स्ट, क्योंकि तीसरा वाला जो स्टेप है वही है मेन, जिसके अंदर हमारे सारे एंजाइम लिखे हुए थे, कौन कौन से एंजाइम है, कौन प्रोड्यूस करेगा। वैसे कोई बताएगा कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, किसी ने सुने हो। ये रहा देखो, ये विजिबल है आपको, दिख रहा है ना पूरा, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट इंटेस्टाइन यहाँ पर लिखा हुआ है 6 पॉइंट, सभी को दिख रहा होगा ना ये, आई होप कि दिख रहा है सभी को, वेरी गुड। चलिए तो अब आता है सी पॉइंट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या चीजें हमने देख ली है, हमने सरफेस एरिया वाली विली देख ली, प्रोजेक्शंस हेयर वाली या फिंगर लाइक, और दूसरा हमने क्या देखा कि क्या क्या यहाँ पर होने वाला है। सो रिसीव सेक्रीशंस, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी आप क्योंकि 10th क्लास में, तो यहाँ पर हमको यही बोला जाता है, यानी कि एनसीईआरटी भी यही बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अपना कुछ नहीं होता डाइजेस्ट करवाने के लिए खाना, वो दूसरों से हेल्प लेता है, मतलब ये बोला जाता है। हालांकि जब 12th में 11th में अगर आप कोई बायो लेता है तो वहां पर थोड़ा सा हम ज्यादा डीपली पढ़ने लगते हैं और हमें पता चलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी अपना कुछ है, ठीक है, जो काम करता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। तो फिलहाल आपको सिर्फ इतना जानना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कुछ सपोर्टिव ऑर्गन्स भी हैं, यानी जो सपोर्ट करते हैं डाइजेशन को पूरा कराने में। फॉर एग्जाम्पल कौन है वो, दोनों आपको पता होने चाहिए, जिनका सेक्रेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, वो है लीवर एंड दूसरा पैनक्रियाज। सबको पता, तुमने सुना है लीवर क्या है, पैनक्रियाज क्या है, अभी पिक्चर में भी देख लेंगे, नीचे आ जाएंगे जो। सो लीवर और पैनक्रियाज ये सपोर्टिव ऑर्गन्स हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन कराने में, किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। क्लियर। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लीवर कैसे हेल्प करने वाला है, लीवर का क्या योगदान है इस काम में। सो लीवर क्या करता है, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस। क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, लिखा भी है यहाँ पर लीवर डैश बाइल। सो लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस, और वो बाइल जूस कहाँ जाएगा, लीवर का जो बाइल जूस है, लीवर देखिए ये मान के चले कि लीवर तो सिर्फ जूस निकालेगा जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, लेकिन वो स्टोर कहाँ होता है, वो कहीं ना कहीं स्टोर भी तो होता होगा। वेयर डज बाइल जूस स्टोर, कोई बताएगा कि जो लीवर ने काम किया, बाइल जूस, देखो बाइल जूस तो हेल्प करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन की कुछ काम करवाने में, लेकिन लीवर ने स्टोर कहाँ कराया होगा, उसने तो प्रोड्यूस कर दिया, भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं तो इकट्ठा हो रहा है, नहीं, रॉन्ग, लार्ज इंटेस्टाइन सबसे नीचे पहुंच गए। वेरी गुड, अदीब ने लिखा है, मोहम्मद अदीब, अदीब ने लिखा है गाल ब्लेडर, वेरी गुड। सो लीवर ने बाइल जूस निकाला, वो स्टोर होता रहता है गाल ब्लेडर के अंदर, जब जरूरत होती है काम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को, तो गाल ब्लेडर दे देता है, ठीक है। सो वेरी गुड। सो लीवर ने बाइल जूस प्रोड्यूस किया, गाल ब्लेडर के अंदर इकट्ठा हो गया। अब क्या होगा, खाने के अंदर जो फैट्स थी, अभी तक तो फैट को हम भूल ही गए थे ना अभी तो ऊपर तक, तो जो लार्ज फैट्स थी, क्योंकि फैट के लार्ज मॉलिक्यूल हैं, तो पहले तो उनसे बनाएंगे छोटे और छोटे मॉलिक्यूल, थोड़े छोटे मॉलिक्यूल, ताकि उसके ऊपर जो छोटे मॉलिक्यूल बन जाएं, कि उसके ऊपर एंजाइम काम कर लें। अभी तक क्या होता है कि जो एंजाइम थे फैट्स के काम करने वाले फैट के ऊपर, वो बिल्कुल बड़े वाले फैट्स के ऊपर काम नहीं कर सकते, उनको क्या जरूरत है कि उनको चाहिए कि छोटा से छोटे फैट बन जाएं, तब हम उनके ऊपर काम कर लेंगे। लेकिन अभी तक तो बड़े फैट्स हैं, तो बड़े फैट से पहले छोटा बनाने की जरूरत पड़ेगी, ताकि हमारे एंजाइम काम करें उसके ऊपर। तो छोटा कौन बना रहा है यहाँ पर, बाइल जूस। तो बाइल जूस का काम होता है लार्ज फैट्स को स्मॉलर फैट्स में चेंज करना, लिखा है ना यहाँ पे, लार्ज फैट इमल्सीफाई स्मॉल ग्लोब्यूल्स।
ठीक है, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं, यानी लार्ज फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब थे उनसे बनेंगे छोटे, किसकी वजह से, बाइल बना कर देगा और बन जाएंगे स्मॉल स्मॉल हमारे पास फैट्स के मॉलिक्यूल्स। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है कि जब हम लार्ज फैट से छोटे फैट बनाते हैं तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन। ये याद रखना आप, मतलब लिख लेना, या अपना जब नोट्स बनाते हैं आप लिख लेना वहां पर। इमल्सिफिकेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पर लार्ज फैट से हम स्मॉलर फैट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। इमल्सिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लार्ज फैट से स्मॉलर फैट्स बनाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। यहाँ पे लिखा ना इमल्सिफाई, तो बस आपको इतना लिख लेना, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होती है, ठीक। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा सपोर्टिव ऑर्गन जो हेल्प करने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन के। देखो लीवर ने अपना काम करके दे दिया, फैट्स बना दिए छोटे छोटे, अब छोटे फैट्स बन गए, उसके ऊपर एंजाइम काम करेंगे, लेकिन एंजाइम कहाँ से आएंगे, वो एंजाइम देगा कौन, छोटे छोटे फैट के ऊपर काम करने, वो पैनक्रियास देने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लिखा है पैनक्रियास। पैनक्रियास आप सब जानते हैं एक ग्लैंड होती है, ठीक, लीवर भी एक ग्लैंड है, पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है, दोनों की दोनों ग्लैंड हेल्प कर रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो पैनक्रियास के पास अपना एक जूस होता है, जैसे स्टमक के पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, वहां गैस्ट्रिक जूस होता था, ऐसे ही पैनक्रियास भी क्या एक ग्लैंड है, और पैनक्रियास के पास अपना एक जूस होता है जो प्रोड्यूस करती है वो सेक्रीशन, जिसका बोलते हैं हम, जो कि पैनक्रियास सेक्रेट करता है जूस, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक जूस। तो ये जो पैनक्रिएटिक जूस है जो पैनक्रियास दे रहा है, वो क्या करेगा, तो उसके पास है एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, और तीसरा एंजाइम यहाँ पर नहीं लिखा है, आप लिख लेना एमाइलेज। जैसे सेलिवरी एमाइलेज ऊपर था ना माउथ के अंदर, ऐसे यहाँ पर भी होता है एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा। तीसरा हमें लिखा नहीं यहाँ पर, एमाइलेज आप लिख लेना, ठीक है, एमाइलेज। इसको हम शॉर्ट में भी याद करके रखते हैं, TAL। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, जो बच्चों को बताता हूँ कि TAL, टेल। और ये टेल तीनों के तीनों एंजाइम है, T फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज। ये तीनों एंजाइम है जो कि होते हैं हमारे पैनक्रियास के जूस के अंदर। तीनों का काम है कंप्लीटली डाइजेशन करा देना खाने का। देखो ट्रिप्सिन जो काम करेगा वो काम करेगा किसके लिए, प्रोटीन के लिए। एमाइलेज सब जानते हैं किसके लिए काम करेगा, चैट बॉक्स में लिखिए एमाइलेज किसको डाइजेस्ट करवाएगा यहाँ पर। जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए काम कर रहा है, तो ऐसे एमाइलेज किसके लिए करेगा, एमाइलेज वर्क्स फॉर कार्बोहाइड्रेट, गुड। और लाइपेज किसके लिए करेगा, फैट्स के लिए। फैट छोटे छोटे तो बन गए थे ना ऊपर, बाइल जूस ने बनवाए थे, इमल्सिफिकेशन हुआ था। सो लाइपेज से हमारे एंजाइम जो है लाइपेज, वो काम करेगा फैट के लिए यहाँ पर, ठीक। तो देखो तीनों के तीनों, बस बोर्ड में ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा ट्रिप्सिन का फंक्शन क्या है, ट्रिप्सिन क्या करता है। तो ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, सिंपल प्रोटीन हमें बना कर देता है। देखो यहाँ पर लिखा है ना प्रोटीन से पेप्टोन्स, यहाँ पर लिखा है प्रोटीन से पेप्टोन्स का बनना, लेकिन हमें क्या बनाना है, प्रोटीन से हमें क्या चाहिए था, कौन बताएगा, हु विल टेल। प्रोटीन से हमें बनाना क्या है, यहाँ पर तो पेप्टोन्स लिख दिया, लेकिन हमें तो कुछ और चाहिए था। क्या चाहिए हमें प्रोटीन से, वेरी गुड, अमीनो एसिड तो चाहिए, लेकिन यहाँ तो पेप्टोन्स लिख दिया है, हमें अमीनो एसिड तो नहीं मिला। देखो क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा डीपली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन से पेप्टोन्स बनते हैं पहले, पहले तो पेप्टोन्स बनेंगे, देन पेप्टोन से बनेंगे अमीनो एसिड। तो वहां पर एक एंजाइम और आ जाता है इरेप्सिन, जैसे यहाँ लिखा ना ट्रिप्सिन, ऐसे ही इसी का छोटा भाई मान के चले आप, उसको हम बोलते हैं इरेप्सिन, ERY, है ना, इरिप्सिन, ठीक। तो इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन्स को अमीनो एसिड में चेंज कर देता है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। सो प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाने का काम सिर्फ आप डायरेक्टली आंसर बोर्ड में जब देंगे तो आप लिख देंगे ट्रिप्सिन, आपको ज्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ लिखना है ट्रिप्सिन से हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट होता है और हमें सिंपल प्रोटीन मिल जाते हैं। चलो, तो प्रोटीन तो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन अब दो भी बचे हैं बाकी, कौन कौन से बचे हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। सो देखो ये जो टेल लिखा था ना मैंने, टेल कहाँ प्रोड्यूस होता है, पैनक्रियास जूस के अंदर होते हैं। तो टी का तो काम खत्म हो चुका है, इसको कट कर दिया हमने, अब बचा ए मतलब एमाइलेज, ठीक। यहाँ पर हम सेलिवरी एमाइलेज नहीं लिखेंगे, याद रखना सेलिवरी तो वहीं पर था ऊपर, सलाइवा जहाँ प्रोड्यूस होता है वो सेलिवरी एमाइलेज है। यहाँ पर ये सिंपलर एमाइलेज है। ये जो एमाइलेज है ये काम करेगा कार्बोहाइड्रेट के लिए, यानी कार्बोहाइड्रेट से हमें सिंपलर कार्बोहाइड्रेट बनाकर देगा, पहले माल्टोज बनाएगा, फिर माल्टोज से हमें बनाकर दे देगा ग्लूकोज, ठीक।
अब आप सोच रहे हो कि तो माल्टोज से जब हमें ग्लूकोज बनवाना है तो वहां पर भी तो कोई एंजाइम यूज होना चाहिए फिर, या यही वाला काम कर देगा एमाइलेज? नहीं, पहले कार्बोहाइड्रेट से बनेगा, देखो मैं लिखता हूँ, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट है ये मान लीजिए, इससे हमारा बना माल्टोज। माल्टोज भी सिंपलर शुगर तो है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमारी सेल को चाहिए। तो माल्टोज से फिर क्या बनना चाहिए, तो फिर माल्टोज से बनाएंगे हम ग्लूकोज। ग्लूकोज तो हमारी सेल ले लेती है। सो माल्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए भी एंजाइम चाहिए, तो माल्टोज से ग्लूकोज बनाने का जो एंजाइम है उसका नाम है माल्टेज। माल्टेज। देखो ज्यादातर 99% जो एंजाइम होते हैं उनके लास्ट में हमेशा एज लगा होता है, एज। बहुत कम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनमें नहीं लगा था, जैसे ट्रिप्सिन है वहां पर एज नहीं लगा। लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम है उनमें लास्ट में ASE लगा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज बना दिया हमने, एमाइलेज से यहाँ पर लिख देंगे एमाइलेज। माल्टोज से हमने ग्लूकोज बनाया, तो वो कौन सा एंजाइम है, माल्टेज। लेकिन हमें इतना भी नहीं जानना, हम तो डायरेक्ट लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम करेगा एमाइलेज और हमें मिल जाएगा ग्लूकोज। ठीक है। सो प्रोटीन भी डाइजेस्ट और दूसरा कार्बोहाइड्रेट भी डाइजेस्ट। लेकिन अभी तीसरा भी बचा है, फैट्स। तो स्मॉलर फैट्स हमें मिल चुकी थी, फैट से हमें बनाना है क्या, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। वही हमारी सेल यूज करेंगी। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है लिपिड्स, फैट से लिपिड्स। तो यही है कि लिपिड्स बनेंगे पहले, लिपिड्स के ऊपर एंजाइम काम करेंगे एंड देन हमारा बन जाएगा कौन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखो तो पैनक्रियास ने, यहाँ पे पैनक्रियास के दो एंजाइम लिखे हैं ना, आप तीन लिखेंगे यहाँ पर, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, तीसरा एमाइलेज भी लिख लेना। ठीक, तो तीन एंजाइम हमारे पैनक्रियास ने दिए, तीनों ने अपना काम कर दिया और खाना कर दिया है पूरा डाइजेस्ट। हमारा खाना पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो चुका है। अब सारा खाना हमारा डाइजेस्ट हो चुका है। अब जब डाइजेस्ट हो चुका है तो क्या होगा, हमने विली पढ़े थे ना अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली। जब खाना पूरा डाइजेस्ट होता है यानी कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो अब क्या होगा, अब होगा हमारी कौन सी प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन। अभी तक हमने दो प्रोसेस पढ़ी हैं, इंजेशन। सर इनको इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं क्या? बिल्कुल इंटेस्टिनल जूस ही है सारे, जो इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी जूस प्रेजेंट है वो इंटेस्टिनल जूस हैं। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है आपको पता है, पैनक्रियास भी दे रहा है, लीवर भी दे रहा है, तो इसके लिए हमने ऊपर लिखा था इंटेस्टिनल जूस, जो काम करेंगे हमारे कंप्लीटली काम कराने में, डाइजेशन कराने में। चलिए, तो अब तीसरी प्रोसेस में हम आ चुके हैं। देखो इंजेशन हमने कर लिया था, इनटेक ऑफ फूड, दूसरा हमने कर लिया डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। तीसरे पे चलते हैं, कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। अब जब खाना डाइजेस्ट हो चुका है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी तो जरूरी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि उसको कोई लेकर जाएगा पूरी बॉडी के पास, लेकिन कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर होगा। सो ये जो है हमारा प्रोटीन, सॉरी अमीनो एसिड्स, फैट्स एंड तीसरा ग्लूकोज। तो पिक्चर दिखाता हूँ, एक सेकेंड, पिक्चर कहाँ गई, अच्छा ऊपर चली गई आई थिंक। सो विली जो थी, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। सरफेस एरिया जब बढ़ जाएगा तो खाना जाएगा, जो डाइजेस्ट हो चुका है खाना वो जाएगा हमारे ब्लड के पास। ठीक है, और ब्लड उसको रिसीव कर लेगा और ब्लड लेकर चले जाएगा किसके पास, पूरी बॉडी के पास। ठीक है, तो पूरी बॉडी के पास हमारा, यानी पूरी बॉडी के टिश्यूज के पास, सेल्स के पास हमारा खाना पहुंच जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब कैसे किया खाना, ब्लड ने करवा लिया। क्योंकि डायरेक्टली हमारा जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, जैसे आपने सुना है वीन्स होती हैं, वो अटैच होती है हमारी, सॉरी आर्टरीज भी होती हैं, वो अटैच होती है हमारी विली से। ठीक है, तो विली तो खाना एब्जॉर्ब करवा देगा, ले लेगा, उससे सीधी सीधी जुड़ी होती है हमारी आर्टरीज, तो आर्टरीज उसको लेकर चली जाएंगी, ब्लड के अंदर चला जाएगा एंड देन वो खाना ट्रेवल करने लगता है ब्लड के अंदर और फिर बॉडी में चला जाएगा। तो ये होता है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब देखो जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है तो खाना पहुंच गया था सेल के पास, और हमारा मेन मोटो क्या था कि सेल खाने को यूटिलाइज कर ले, सेल अपने काम में ले ले उस खाने को, सिंपलर फॉर्म को खाने की। ठीक, तो सेल हमारी उसको करेंगी यूटिलाइज, और यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यहाँ पर खाना हमारा एसिमिलेट हो चुका है। ठीक, और एसिमिलेट हो चुका है तो अब क्या होगा, जब खाना एसिमिलेट हो चुका है तो क्या होगा, कुछ तो होगा,
इजेशन। लास्ट की प्रोसेस क्या आती है? इजेशन। टाइम कितना हुआ है? 6:20। ओके। सो खाना हमारा इजेक्ट होगा, लेकिन कौन सा खाना? जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया। हो सकता है फूड के मटेरियल, फूड पार्ट हमारे एंजाइम ना काम कर पाए कुछ पार्ट्स पर, तो वो खाना हमारे लिए हो जाता है अनडाइजेस्टेड। यानी कि जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो बच गया है, उसको हम अनडाइजेस्ट बोल रहे हैं। और अनडाइजेस्टेड फूड को हम बोलते हैं वेस्ट। और वेस्ट का जाना जरूरी है बॉडी से बाहर। तो उस खाने को बाहर पहुंचाने के लिए कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक। तो यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खाना डाइजेस्ट हो चुका था, वो तो चला गया बॉडी में, लेकिन जो नहीं हो पाया डाइजेस्ट, ऐसा कुछ पार्ट बचा रह जाता है खाने का, वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में आगे की तरफ। ठीक। तो जैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, सार्थक बोले हैं आई कैन लीव। ओके। ठीक है। सो हमारा खाना, सॉरी, अनडाइजेस्टेड फूड जिसको हम बोल रहे हैं, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था बॉडी की सेल से, बॉडी के एंजाइम से, तो वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज में क्या होगा? बड़ी वाली जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सेस एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक। जो एब्जॉर्प्शन होगी किसकी? वाटर की। खाने के अनडाइजेस्टेड खाने के साथ हमारा पानी भी जाएगा। तो वो पानी जो होगा, एक्सेस वाटर जो होगा, तो उसके लिए जरूरी है कि वो वाटर दोबारा से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, वरना हमारे बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है। ठीक है। डिहाइड्रेट हम हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जो खाना हमारा खाने के साथ, अनडाइजेस्टेड खाने के साथ जो वाटर गया है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन किस उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। किसको? वाटर को। तो पेपर पे पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, तो सबसे मेन तो यही है कि एब्जॉर्ब करती है एक्सेस ऑफ वाटर, और कुछ मात्रा में साल्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। साल्ट आप सब जानते हैं क्या होता है? NaCl। तो कुछ साल्ट को भी और वाटर को एब्जॉर्ब करती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और लास्ट पॉइंट लिखा है द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। ठीक है। सबसे लास्ट का जो पोर्शन है रेक्टम वाला, ठीक, तो वो क्या करता है? रेक्टम जो पोर्शन है, उसका जो लास्ट का सबसे आउटर पोर्शन है, टिप पोर्शन है, उसको हम एनस बोलते हैं। सो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो वाटर भी एब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट था, वो थोड़ा सा आपने देखा होगा हार्ड भी हो जाता है। अगर वाटर होता उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में, तो वो लिक्विड के फॉर्म में रहता, लेकिन वाटर तो वहां से चले गया, तो वो हार्ड के फॉर्म में हो जाता है हमारा। ठीक है। सो वो जाएगा, जिसको हम पूप भी बोलते हैं इंग्लिश में, POOP। हाउ मच टाइम फूड टेक्स टू डाइजेस्ट कम्प्लीटली? देखो ये तो सारा यहाँ पर हमारा स्टमक का खेल ज्यादा होता है। स्टमक, फिर उसके बाद हमारा इंटेस्टाइन करता है, तो ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लगता इस काम के लिए। डिपेंड्स ऑन की बॉडी की मतलब कैसा काम कर रही है। वैसे 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर ये सारा काम हो जाता है। ठीक है। और फिर आता है हमारा कि फूड जो अनडाइजेस्टेड था, वो कहाँ जा रहा है अब? एएनएस की हेल्प से बाहर, यानी रेक्टम की हेल्प से, रेक्टम का पोर्शन होता है वो एएनएस से होता हुआ बाहर हमारा चला जाता है पूप। ठीक है। तो ये तो हमें पता है कि किस किस तरीके से हमारा सारा चीजें हो रही हैं। अब एक बार हम पिक्चर पे चलते हैं। जो पिक्चर थी हमारी इमेज, दोबारा PDF खोलनी पड़ेगी। क्योंकि ये तो हमें पता चल गया कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, कहाँ अनडाइजेस्टेड फूड था, कहाँ कैसे बाहर जा रहा है वो। देखो ये है इमेज। ये इसलिए ओपन किया है कि आपको कुछ पार्ट्स हमको पता चल जाए दोबारा से। माउथ में देखो हमारा खाना गया, माउथ में खाना जाता है, आपको पता है क्या होने वाला है, वहां पे सारी चीजें हमें पता है। व्हाट वी हैव, क्या लिखा है? व्हाट वी डज फूड डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ डाइजेशन। मतलब डज फूड, व्हाट, हाँ जो भी हम ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले उसका डाइजेशन होना जरूरी है ना, तभी तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। पहले उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। तो उसके ऊपर ही डिपेंड है हमारा सारा। पहले डाइजेस्ट हो जाए। डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो वो पेट में आपको खुद ही ऐसा लगने लगेगा, भारी भारी सा आपको नजर आएगा, फिर खाने का मन भी नहीं करेगा आपको कुछ। ठीक है। सो ये है हमारे पार्ट। माउथ में हमारा फूड एंट्री करा था, टोंग ने हमारी हेल्प की थी, ग्लैंड्स वहां पर हमारी काफी सारी ग्लैंड्स थी, सैलिवरी ग्लैंड्स, तीनों की तीनों काम कर रही थी। तीनों ने अपना सलाइवा प्रोड्यूस किया है। वैसे एक छोटी सी बात मैं बताऊं तो यहाँ पर तीनों ग्लैंड, तीन लिखा है ना, पैराटॉइड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर, तीनों ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा जो सलाइवा प्रोड्यूस करती है वो करती है तीसरी वाली, नीचे वाली सब मैंडिबुलर ग्लैंड। वैसे हमें इतना नहीं जानना, हमें सब पता है सैलिवरी ग्लैंड का काम है सारा। फिर आता है हमारा खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की हेल्प से। ये जो ईसोफेगस है, पाइप है इसमें, लेकिन यहाँ पर लिखा है फेरिक्स। फेरिक्स क्या है?
तो फेरिक्स होता है, इट इज ए कॉमन, सॉरी मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए चैट बॉक्स में कि फेरिक्स क्या होता है। फेरिक्स क्या होता है, हु विल टेल। ये क्या है ना, फेरिक्स क्या करता है, फेरिक्स ये क्या है, फेरिक्स सिर्फ इतना बताना है। व्हाट इज फेरिक्स। चलो मैं नाम लेता हूँ, कौन बताएगा। ऊपर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिख रहे कौन कौन है। यमशा आप बताइए, यमशा आप बताइए फेरिक्स क्या है। फेरिक्स या कोई भी बता दीजिए, चलिए फेरिक्स क्या है ये। सुना हो आपने कभी फेरिक्स, PHARYNX, फेरिक्स। अच्छा नहीं पता है, ओके चलो मैं बताता हूँ। फेरिक्स होता है, इट इज ए कॉमन पास फॉर बोथ फूड एज वेल एज विंड, एयर। एयर और जो फूड होता है उसके लिए कॉमन पास है, हमारे माउथ से जब एंट्री होती है फूड की, हमारे नोज से जब एंट्री होती है एयर की, क्योंकि आपको सबको पता है एयर कहाँ से जाती है, फूड कहाँ से जाता है। लेकिन एक पासेज ऐसा भी आता है, एक ट्यूब ऐसी भी आती है हमारे जो माउथ के नीचे की साइड, गर्दन की साइड, जो वहां पर होता है हमारा फेरिक्स। ठीक है, तो फेरिक्स कॉमन पास होता है, यानी चाहे खाना जाए तब भी वो फेरिक्स में निकल के जाएगा, वो फूड भी जाए तब भी वो फेरिक्स से ही निकल कर जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज ए कॉमन पास फॉर एयर एज वेल एज फूड। खाना हो या एयर हो, दोनों के दोनों वो फेरिक्स से ही निकल कर जाएंगे, तब जाकर उनकी, अब मान लीजिए एयर है तो फेरिक्स में भी जाती है। ठीक, फेरिक्स के बाद कहाँ जाएगी, आपको पता है विंड पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ट्रैकिया में चली जाती है। ऐसे ही खाना है, खाना जाता है माउथ से होता हुआ फेरिक्स में जाएगा, और फेरिक्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा। ठीक, सर रिपीट प्लीज। देखो फेरिक्स क्या है, जो फेरिक्स हमने लिखा है ये होता है कॉमन पास। कॉमन पास का मतलब इसलिए क्योंकि चाहे हम, जब हम एयर भी ले रहे हैं ना, तो एयर भी जाती है बॉडी माउथ के अंदर, मतलब पीछे की साइड, तो वहां पर फेरिक्स है हमारा, तो ये कॉमन हो गया, एयर भी निकल के गई। फिर इससे जुड़ा होता है फेरिक्स से हमारा विंड पाइप भी। फेरिक्स से तो दोनों चीज जुड़ी होती हैं, विंड पाइप भी और दूसरा फूड पाइप भी। फूड पाइप को ईसोफेगस बोल रहे हैं हम, विंड पाइप को ट्रैकिया बोल रहे हैं, दोनों के दोनों फेरिक्स से जुड़े हैं। तो खाना आए या एयर आए, वो दोनों के दोनों फेरिक्स में तो जाएंगे ही, इसलिए वो कॉमन हो जाता है पासेस। उसके बाद डिसाइड करेगा फेरिक्स की एयर है तो कहाँ पहुंचनी है, विंड पाइप में, खाना है तो ईसोफेगस में। इसीलिए हमारा यहाँ पर फेरिक्स से एक एक हमारे एपिग्लोटिस हम उसको बोलते हैं, एक मसल्स का बना हुआ एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है। ठीक है, कहाँ पर लगी होती है, वो विंड पाइप के ऊपर। ठीक, आपको बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये ट्यूब्स हैं, एक तो हमारा ये एयर के लिए मान लीजिए, ये हमारा फूड के लिए मान लीजिए, और ये हमारा कॉमन पास हो गया दोनों के लिए। ठीक, सो जब एयर, मान लीजिए एयर आई तो कहाँ जानी चाहिए, इसके अंदर जानी चाहिए। ठीक है, जब खाना आएगा इधर से माउथ से, मतलब फेरिक्स के अंदर, तो खाना इसमें जाना चाहिए। तो इसीलिए एक मसल्स की बनी हुई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर लगी होती है, जो कि हमारे कहाँ लगी होती है, इसके ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, किसके ऊपर, यहाँ पर लगी होती है। तो जब खाना आता है तो ये विंड पाइप को उस कुछ सेकंड के लिए, बहुत ही कम समय के लिए उसको कवर कर देती है, ताकि वो खाना विंड पाइप में ना जाए। ठीक, एयर तो देखो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है एयर के लिए, लेकिन खाना ना चला जाए विंड पाइप में। खाना अगर चला जाता है तो आपको कफ हो जाएगी, उस टाइम खांसी उठ जाएगी। ठीक है, जिसको हम फंदा बोलना, फंदा भी बोलते हैं, फंदा लग गया है खाने खाते वक्त। तो वो यहाँ पर काम होता है कि जो एयर है, तो एयर को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फेरिंग्स उसको भेज देगा विंड पाइप में। लेकिन जब खाना जाता है तो खाना सीधा हमारा सिर्फ विंड पाइप में ना जाए, सिर्फ खाने वाली पाइप में ही जाए, ईसोफेगस में जाए। तो वो यहाँ पर वो जो ग्लोटिस है ना, जिसको बोला है एपिग्लोटिस, वो उसमें ही जानी चाहिए। ठीक है, एपिग्लोटिस का काम है, it prevents the entry of the food into the ट्रैकिया या विंड पाइप। ये रोकता है खाने को जाने से एयर वाले पाइप में। हाँ, स्प्लीन में बता देता हूँ। स्प्लीन वैसे आपको जानना नहीं है, ये हमारा सिर्फ जो हमारी रेड ब्लड सेल्स, आपने सुना होगा ये चीजें होती हैं, तो उनके लिए ये काम करता है। जैसे रेड ब्लड सेल्स है, मान लीजिए मर गई हैं, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स है हमारी मर गई हैं, डेड होती रहती हैं, क्योंकि इनकी भी अपनी अपनी एज है। कोई हमारी 1 हफ्ते के लिए जीती हैं, जैसे जो हमारे प्लेटलेट्स हैं
कुछ हमारे हमारे 120 दिन 100 डेज तक भी जीती हैं, तो मरेंगी तो है ही। तो मरने के बाद जाएंगी कहाँ? तो वो जाती है स्प्लीन के अंदर। तो स्प्लीन क्या है? यहाँ पर एक तरीके से कब्रिस्तान का काम करता है, ठीक है। यानी कि उनको मतलब उनको खत्म करने का काम। तो इसमें मरी हुई चीजें सारी जाती है हमारी आरबीसी, जो ब्लड के अंदर एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, तो वो डेड हो जाती है, तो स्प्लीन उनको खत्म करने का काम करता है, उनके पास जाती है डेड होकर। सो ये हो गया हमारा फेरिक्स कॉमन पास फूड और एयर के लिए। ईसोफेगस पे खाना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से आ जाता था। अब क्या होगा? खाना जाएगा हमारे स्टमक के पास। स्टमक यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, ठीक। ये रहा स्टमक। स्टमक में खाना पहुंच गया, वहां पर हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड से प्रोड्यूस हुआ जूस और उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। HCl था, पेप्सिन थी, और हमारा तीसरा था म्यूकस। तीनों ने अपना काम कर दिया है। अब क्या होगा? जब खाना यहाँ पर डाइजेस्ट हो गया है, वैसे लगभग 2 घंटे के करीब ये हमारा खाना यहाँ पर सबसे ज्यादा समय के लिए यहाँ पर रुकता है स्टमक के अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा? खाना कहाँ जाएगा हमारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर 3 पार्ट दिखाए हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। देखो तीनों पार्ट लिखे हैं। ड्यूडेनम कौन सा पार्ट है? ड्यूडेनम वो पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बिल्कुल डायरेक्टली स्टमक से जुड़ा होता है, जो डायरेक्टली स्टमक से जुड़ा हुआ हो, ठीक, वो तो होता है ड्यूडेनम। इलियम वो पार्ट है जो डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ हो, और जो बीच का पोर्शन बचा वो हो गया जेजुनम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा खाना हमारा कहाँ जा रहा था? स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कुछ हमारे सपोर्टिव ऑर्गन्स भी हैं, ग्लैंड्स भी हैं, जैसे लीवर थी और पैनक्रियास। तो ये दोनों के दोनों प्रोड्यूस करते हैं अपना अपना केमिकल। पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करता है, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। तो लीवर का जो बाइल जूस है वो तो हमारा इकट्ठा हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, ये रहा हमारा गाल ब्लैडर। फिर वो जाता है बाइल हमारा सीधा खाने के ऊपर, यानी काम करता है बड़ी फैट से छोटी फैट बनाने को, जिसको हम बोलते थे इमल्सिफिकेशन। खाना हमारा चला गया है, यानी डाइजेस्ट हो चुका है, फैट्स छोटी छोटी फैट बन गई। अब हमारा पैनक्रियास काम करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो पैनक्रियास ने अपना जूस भेज दिया इंटेस्टाइन के अंदर, खाना हो गया डाइजेस्ट। फिर ये काम हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद। और सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा हो गया है, उसके 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब क्या होगा? खाना तो डाइजेस्ट पूरा हो चुका है, तो वो तो हो जाएगा एब्जॉर्ब, ब्लड हमारा लेकर चला जाएगा बॉडी में। लेकिन वो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के पास, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो यहाँ पर 2 लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन के, हमने 2 पार्ट बना रखे हैं, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग सब जानते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़े हैं आपने छोटी क्लास में, ठीक है। तो जो नीचे की तरफ को जा रहा है पोर्शन, ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग जो नीचे से ऊपर को जा रहा है ये, तो यहाँ पर कोलोन लिखा है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन एक पार्ट है, पूरी एक ट्यूब जैसी होती है ये पूरी, इसलिए ये है कोलोन। और ये कोलोन है सीधा सीधा जुड़ा होता है हमारा लास्ट वाले पोर्शन से, जिसको हम बोलते हैं रेक्टम। ये वाला पोर्शन है रेक्टम, और रेक्टम का लास्ट का जो बाहर निकालने का काम करता है गंदगी को, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को, वो है हमारा एनस। ये लिखा हमारा एनस। तो एनस रेक्टम का एक पार्ट है, ठीक है। और रेक्टम किसका पार्ट है? रेक्टम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट थे? कोलोन देख लिया हमने, रेक्टम देख लिया, और एनस। और एनस हमारा बाहर लेकर चले जाएगा। तो ये पूरा एक होल सिनेरियो था, किस तरीके से खाना आता था और किस तरीके से जाता था। तो एसिमिलेट हमारा सेल में हो जाता है, सेल उसको यूज कर लेती हैं, ठीक। अब हमारा काम पूरा यहाँ पर हो चुका है। तो ये था पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे पेपर में कभी भी डायग्राम बनाने को नहीं पूछा जाता, लेकिन क्या पता आपके बारे में पूछ लें। पेपर का डायग्राम में बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए, इजी सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको बना देने हैं, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, ठीक। हाँ, यहाँ पर लिखा है अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स देखो कुछ नहीं है, एक अपेंडिक्स ऐसा पोर्शन है जिसका पूरी बॉडी के अंदर आज तक साइंटिस्ट भी काम नहीं पता लगा पाए कि करता क्या है, ठीक। एक एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्या है? एक टेल लाइक प्रोजेक्शन होता है हमारा, जिसका कुछ भी काम नहीं होता, बस ये मान के चले आप, ठीक। आई होप कि ये जो अपेंडिक्स है धीरे धीरे हमारी बॉडी जैसे जैसे इवॉल्व होती जाएगी, वैसे वैसे ये छोटा होता जा रहा है। और एक दिन ये भी आएगा कि शायद अपेंडिक्स बचे भी ना, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, जो चीज यूज होती रहती है वो बनी रहती है, जो चीज यूज नहीं होती, ठीक है, तो वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। यानी कि जिसका काम ही नहीं है तो वो खत्म हो जाएगा, जो यूज हो रहा है वो चलता रहेगा, काम करेगा। तो ये अपेंडिक्स भी ऐसा ही पोर्शन है। हाँ हाँ बिल्कुल अनुष्का। अब आपका देखो ये मेन पोर्शन हो गया है, रेस्पिरेशन पे हम नहीं जा रहे हैं अभी। अब मैं क्या करूंगा, हो सकता है कल ले लूँ टेस्ट,
मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बताऊंगा मैं यहीं पर ही, ऐप पर ही। और आपके जितने भी दोस्त हैं अभी तक नहीं जुड़ पाए, प्लीज उनको बोलो वो डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो उनका तो बेकार जा रहा है सब कुछ, कुछ भी नहीं हो रहा है। 68 में से डेली यही मान के चलो 30-35 इतने ही बच्चे क्लास लेते हैं, बाकी तो गायब ही हैं। तो आपके टच में अगर बच्चे हैं तो उनको आप प्लीज, वो जो मैंने आपको लिंक भेज रखा था सबको पर्सनली, वो आप भेज देना उनको, वो भी डाउनलोड कर लें ये वाला ऐप, ताकि उनकी भी पढ़ाई पूरी हो जाए। और आई होप कि, मैं तो ये मान के चलूंगा कि आपको काफी ईजी लग रहा होगा इसे समझना पढ़ना, सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि सर हाँ, वेरी नाइस आइडिया, ये आइडिया अच्छा था आपका। हाँ टेस्ट बिल्कुल लेंगे यार, आफत अंसारी बिल्कुल लेंगे, टेस्ट अभी होने वाला है, टेस्ट भी इसी ऐप पर होगा, टेंशन ना लो आप। और दो तरीके के टेस्ट यहाँ पर हो सकते हैं, हमारा एमसीक्यू भी हो सकता है और हमारा वो भी हो सकता है सब्सट्रैक्ट, वो क्या बोलते हैं उसको, डेस्क्रिप्टिव, वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। हाँ ये सर आ रहा है समझ, वेरी गुड, थैंक यू। चलो तो ये हमारा पोर्शन खत्म हो गया, कौन सा, डाइजेशन का सारा काम हमारा, यानी कि हमारी लाइफ प्रोसेस की जो 4 प्रोसेस मेन होती हैं, कौन कौन सी। सबसे पहले न्यूट्रिशन, तो यानी कि न्यूट्रिशन हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब हमारी 3 बची हैं, एक तो रेस्पिरेशन, एक हमारा ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा है हमारा कौन सा, एक्सक्रीशन। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, रेस्पिरेशन। लेकिन उससे पहले मैं लूंगा आपका टेस्ट। और टेस्ट भी ऐसा नहीं है, टेस्ट परसों ही जब हम क्लास लेंगे तो सिर्फ 10 या 15 मिनट का मैं टेस्ट लूंगा, फिर उसके बाद हम ज्वाइन कर लेंगे अपना सेशन, फिर पढ़ लेंगे। तो उससे पहले हम टेस्ट ले लेंगे, वो टाइमिंग में सब चीजें बता दूंगा यहीं पर। अरे लूज मोशन क्यों होते हैं, देखो यहाँ पर भी हमारा डाइजेशन का काम है, किस तरीके से हमारा डाइजेशन हो रहा है, कैसा खाना आपने लिया है, वहां पर हमारे एंजाइम जितने भी काम कर भी रहे हैं, नहीं पता चला आपने ऐसा कोई चीज खा ली है और उल्टे सीधे तरीके से कि हमारे एंजाइम डिस्ट्रॉय हो गए उस टाइम के लिए, फिर एंजाइम को पहले बनना पड़ेगा, प्रोटीन एंजाइम बनवाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं। तो ये आपका फूड हैबिट की तरीका भी हो सकता है यहाँ पर, और डाइजेशन का ना होना, गलत तरीके से डाइजेशन होना, हो सकता है कि आपकी बॉडी में एसिडिक मात्रा ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें इसके पीछे होती हैं आपकी। चलिए आप चलते हैं, अपना ध्यान रखना और टेक केयर, बाय बाय। 4:30 या उससे पहले ले लीजिए, एक्चुअली पर्सनली करते हैं मैसेज व्हाट्सएप पे बच्चे, कोई कहता है सर 6 बजे ले लो, कोई कहता है 5:30 बजे ले लो। अब ये 2-4 दिन के लिए हो रहा है ऐसा, फिर तो मैं सुबह ही लिया करूंगा। अभी तो मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ, इसलिए घर पे काम चल रहा है थोड़ा, मतलब इधर उधर, तो इसलिए मैं क्लास शाम को ले रहा हूँ मैं। हाँ वेदांत कह रहे हैं सर डेली डेली तो मैं कर लेता है, मुझे कोई, अगर मैं स्कूल जाता मैं डेली ले लेता, मुझे तो खुद अच्छा लग रहा है इसे पढ़ाना, मुझे वीडियो बनाने से बच जाता हूँ मैं, उस पर ज्यादा टाइम लगता है मेरा। अभी मैं काम चल रहा है ना इसकी, मतलब आपको भी पता है क्या हुआ है, तो इसलिए मेरा थोड़ा काम ज्यादा बिजी रहता हूँ मैं, 5 की बजाय, इसलिए फिर 5:30 बजे हुआ। बाकी आई होप सो कि जल्दी ही हम क्लास सुबह ले लेंगे, और 2-4 दिन के बाद ही, और फिर अच्छे से सब कुछ हुआ करेगा। चलिए ओके बाय बाय, है ना, ध्यान रखो आप। अदर टीचर का मुझे नहीं पता अनुष्का, व्हेन विल अदर टीचर्स ज्वाइन दिस ऐप, 99% तो कोई नहीं करेगा ज्वाइन, आप ये मान के चले हम ही करेंगे बस। इतना मैं इतना कर सकता हूँ कि बायो के साथ साथ बीच बीच में चलो केमिस्ट्री में आपको पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री तो आती है खैर। हाँ यशिका, लेकिन कोई बात नहीं, हम देखो साइंस में इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैंने तो सजेशन दे रखा है सभी को कि आप भी कर सकते हैं यूज, बता भी दिया है कैसे यूज, इसीलिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी बनाई है कि कैसे टीचर और बच्चे इस ऐप को यूज कर सकते हैं, इसलिए तो बनाई थी ताकि अब टीचर को भी पता चले कि हम भी यूज कर लें। लेकिन अब सबका अपना क्राइटेरिया है पढ़ाने का। महक बोल रही है फिजिक्स, हाँ फिजिक्स भी पढ़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, आपको भी पढ़ा दूंगा। वेरी गुड। चलो अब ध्यान रखो, है ना। ओके बाय बाय, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में बाद में लिख देना टेस्ट, ओ सॉरी टेस्ट नहीं, चैट। ओके बाय बाय, टेक केयर।